हाँ बेटा, गुड इवनिंग, राधे राधे। सबको बोर्ड विजिबल है? मेरी आवाज आ रही है? अबे नालायकों, अभी रुको, क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों से। बहुत आवाज निकल रही है तुम्हारी। हाँ भाई, क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया था? चलिए। हाँ बालक, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। पड़ोसी, एम आर स्क्वायर। ये किसका हो गया? सिंगल पार्टिकल। अच्छा, ऐसे अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हों तो? नहीं, जैसे एक ये पार्टिकल, दूसरा ये पार्टिकल, तीसरा ये पार्टिकल। नहीं पढ़ाया था क्या? क्या सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था? क्या एम आर स्क्वायर होता है? M3R3 स्क्वायर। तो ऐसे इतना देर में कैसे याद आया? चलो बैठ जाओ। हाँ भाई, तुम भी क्या कर रहे हो यार? तुमको तो मैंने बोला ही नहीं। क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए आप, सीधे बाउंसर चला गया आपके। ये आपको आता था? चलो ठीक है, चलो आपको एक और मौका देते हैं। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यूअस बॉडीज की बात करते हैं। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ml²/3। शाबाश। ठीक है भाई। हाँ बेटा, आपसे पीछे वाले। हाँ, आप सही समझ रहे हो। नहीं नहीं, बस हो गए खड़े, आप बैठ जाओ। हाँ, रॉड का ऐसी एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास कर रही है और उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ml²/12। शाबाश, बैठ जाओ। हाँ बेटा, चलिए। हाँ बालक, एक्सिस रॉड के अलोंग है। एक्सिस रॉड के अलोंग है। आई अबाउट एन एक्सिस विच इज अलोंग द रॉड। अच्छा, पहले ही जीरो बोल दिया था। अरे क्या बात है भाई, तू चैंप है यार। चलिए ठीक है, बैठ जाओ। हाँ भाई, लास्ट। अगर एक्सिस रॉड से थीटा एंगल बना रही है बेटा, है सही बताया? ml²/3 sin²θ। एक्सिस रॉड के एक एंड से पास कर रही है और उससे थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, इसके ख्यालों में खोया यार। है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट। रिंग का मोमेंट, रिंग पढ़ा दिया था ना? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट है। क्यों बड़े खोए खोए लग रहे हो? क्या हो गया? क्या चल रहा है जीवन में? सब सही चल रहा है ना? सब बढ़िया? तो क्यों नहीं लिखा था? कल समझाया भी था मैंने। आपके बैच में ही वो मैंने कड़ा लिया था ना एक बच्चे का। समझाया होगा ना आप लोगों को कि रिंग में हर एक पार्टिकल एक्सिस से क्या आर डिस्टेंस पे है। मतलब पूरा का पूरा एम मास ही कितने डिस्टेंस पे है? आर। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² आया था? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कल क्लास में तुम थे ही नहीं क्या? थे? नहीं तो समझ लो फिर। लिखना तो मतलब लिखा नहीं तो समझ तो लिया होगा। तो फिर समझ लिया तो याद तो हो गया होगा। अच्छा, याद नहीं हुआ? अच्छा, समझ तो लिया लेकिन याद नहीं हुआ। ऐसे समझने का फायदा क्या है यार? भाई अपन ने लिखा भी नहीं, अपन ने समझा, और समझने के बाद अपने को ये भी समझ में नहीं आया कि अपन ने क्या समझा। तो फिर ऐसे समझने का क्या फायदा? बेटा रिवाइज करो यार। अभी तो इतने से फॉर्मूले हैं, अभी तो 2 फॉर्मूले आए हैं, उसमें आप ऐसे ढेर हो रहे हो। तो अब नेक्स्ट क्लास में फिर जब कम से कम आज 50 फॉर्मूले आ जाएंगे तो फिर कैसे याद रखोगे आप? कॉमन में नहीं आ रहा तो पढ़ाई नहीं करें। नीट में नहीं आएगा, पढ़ाई नहीं करें। नीट में तो आ रहा है ना? एम क्या है, कॉमन है या नीट है? नीट है ना? है? किसका कॉमन है भाई? है? एम क्या है अपना? नीट। तो ऐसे मैं पहले भी समझा चुका हूँ, जो बच्चे इस तरह से करते हैं ना, वो जीवन भर पीछे ही रह जाते हैं। मतलब वो हमेशा पीछे पीछे दौड़ते हैं। वो कभी भी इन ट्रैक आ ही नहीं पाते। भाई देखो, होता क्या है, जब टेस्ट आता है तो वो टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, करंट टॉपिक छोड़ देते हैं। फिर करंट टॉपिक छोड़ देते हैं तो बाद में जो सर पढ़ा रहे होते हैं उनको समझ में नहीं आता, फिर वो जो छोड़ दिया था वो पढ़ रहे होते हैं। फिर सर आगे निकल जाते हैं, तो फिर जो सर उस समय पढ़ा रहे होते हैं वो उनका छूट जाता है, फिर वो उसको पढ़ रहे होते हैं। तो जीवन भर बस फिर वो पीछे दौड़ते ही रहते हैं, कभी पकड़ पाते ही नहीं है और दिक्कत में आ जाते हैं। तो देखो, टेस्ट अपनी जगह है, ठीक है, इंपॉर्टेंस है टेस्ट की, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई टेस्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंस है।
लेकिन आपको पता था कि टेस्ट इस तारीख को है, तो अपनी प्लानिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी कि भाई हमें पता है कि हमें रोज का काम रोज भी करना है, प्लस हमें टेस्ट की तैयारी भी करनी है। ठीक है, तो ये बहाना गलत है कि कॉमन टेस्ट है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, दिस इज वेरी बैड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से आपसे क्वेश्चंस पूछूं तो आपको आने चाहिए। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ भाई, हाँ बेटा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर। अच्छा अभी सोच, इसी रिंग को मैं आधी कर दूं, ठीक है, अब मैं वही एक्सिस जो है वो ओ पॉइंट से ही पास कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अभी भी क्या होगा? एम आर स्क्वायर। एम क्या हो जाएगा? एम किसका मास हो जाएगा? आधी रिंग का मास, जो आधी रिंग है उसका मास, मतलब जो भी पार्ट है, आधा, एक चौथाई, एक थर्ड, टू फिफ्थ, टू सेवन, जो भी पार्ट है उसका मास इंटू आर स्क्वायर। क्योंकि अभी भी एक्सिस से क्या हर एक पार्टिकल आर दूरी पे ही है क्या? तो जो भी आपने शेप ली है, 1/4, 1/5, 2/4, 2/5, जो भी लिए उसका मास इंटू आर स्क्वायर। आई थिंक सबको क्लियर था। तो भाई रिंग तक अपन ने कर लिया था, बैठ जाइए। और मैंने आपको रिंग में बता दिया था पूरी रिंग का भी एम आर स्क्वायर होएगा और रिंग के कोई पार्ट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम आर स्क्वायर, प्रोवाइडेड एम किसका मास है? उस पार्ट का मास। एम किसका मास है? उस पार्ट का मास। जैसे मैंने क्लियर भी करा था, अगर मान लो एक मैं एम मास की रिंग लूं, मैंने आपसे शायद क्वेश्चन पूछा भी था ये, अगर मान लो मैं एक एम मास की रिंग लूं और उसमें से मैं क्वार्टर रिंग अलग कर लूं, एम मास की रिंग ली मैंने, क्वार्टर रिंग अलग कर ली, अब उस क्वार्टर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m/4 आर स्क्वायर। एग्री करते हो क्या? क्योंकि अब वो क्वार्टर पार्ट का मास कितना है? m/4। अभी भी फॉर्मूला एम आर स्क्वायर ही है, लेकिन इस बार मास की वैल्यू कितनी है? m/4। सबको समझ में तो आया ना? चलिए अब अपन मूव करते हैं डिस्क पे। तो लिखिए, थर्ड, फर्स्ट थी रॉड, सेकंड थी रिंग, थर्ड है डिस्क। हाँ भाई, अब देखो डिस्क, अब देखो ऐसे बहुत सारी बॉडीज हैं, डिराइव सबका किया जा सकता है। डिस्क का डिराइव करके बताऊं? नहीं है जरूरत, या बता दूं? चलो डिस्क डिस्क का बता देते हैं, उसके बाद फिर सीधे लिख लेंगे। ठीक है, तो डिस्क का देख लेते हैं। तो आइए लिख लीजिए, डिस्क में लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या मैं समझा चुका हूं क्या? क्या होती है ज्योमेट्रिकल एक्सिस? एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ध्यान से देखो, ये एक मैंने डिस्क बनाई और ध्यान से देखो, अगर तुम समझ पा रहे हो तो क्या बेटा ये एक्सिस है क्या? ध्यान से देखो, क्या ऐसी एक्सिस है क्या? ये डिस्क रखी हुई है बोर्ड के प्लेन में, एक्सिस सेंटर से पास कर रही है और इसके प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज द डिस्क, ठीक है, एक्सिस इसके सेंटर से पास कर रही है और प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखो, हमें इसका क्या निकालना है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो ये रिंग जैसा नहीं है, रिंग आसान था। रिंग में क्या सारा का सारा मास पेरीफेरी पे था क्या? रिंग के केस में अगर मान ले एम मास की, पहले प्रैक्टिकली सोचते हैं, मान ले डिस्क का मास भी एम है और रिंग का मास भी क्या है? एम। बच्चों को कंफ्यूजन क्या आता है, सर रिंग का मास एम तो डिस्क का मास क्या होना चाहिए? ज्यादा। ऐसा प्रैक्टिकली हमें फील आती है। मैं कह रहा हूं दोनों का मास क्या दिया मैंने तुम्हें? सेम। मान ले मैंने एक एम मास की रिंग ली और मैंने एक एम मास की क्या ली? डिस्क। क्या रिंग के केस में सारा का सारा मास आर दूरी पे है क्या? तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया था? एम आर स्क्वायर। अब ये जो मैंने डिस्क ली है, ये जो मैंने डिस्क ली है, क्या इसका मास भी एम ही है क्या? अब इसमें सारा का सारा मास आर दूरी पे है, या यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब जगह है क्या? मतलब रिंग के केस में तो सारा का सारा मास एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे था? आर। इसमें क्या सारा का सारा आर पे है, कुछ कम पे भी है? तो लॉजिकली सोच, अगर मैं सेम मास की डिस्क लेता हूं, जो रिंग का मास था, अगर मैं सेम मास की डिस्क लेता हूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर आना चाहिए, उससे कम आना चाहिए, या उससे ज्यादा आना चाहिए? क्या कम आना चाहिए? सबको फील आती है क्या? क्योंकि रिंग के केस में सारा का सारा मास कितनी दूरी पे था? आर। क्या यहाँ सारा का सारा मास आर दूरी पे है क्या? डेफिनेटली सारा का सारा मास तो आर दूरी पे नहीं है, मतलब डेफिनेटली एम आर स्क्वायर से क्या आना चाहिए? कम। आइए निकालते हैं। अब देखो व्हाट इज द वे, कैसे निकालेंगे? तो देखो मैं कर क्या रहा हूं बेटा, इस डिस्क को मान लेते हैं, इसका मास कितना है? m, और रेडियस कितना है? r। तो मैं कर क्या रहा हूं, देखो मैं x दूरी पे जाके, मैं x दूरी पे जाके एक पतली सी क्या ले रहा हूं? रिंग।
मैं एक्स दूरी पे जाके मैं एक पतली सी रिंग ले रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, ये मैं x डिस्टेंस पे गया और x पे जाके मैंने एक dx मोटाई की क्या ले ली, रिंग। इस तरह की देखो आप, तो x पे जाके मैंने कितनी थिकनेस की रिंग ली है, बोलिए dx। कितनी थिकनेस की रिंग ली है, dx। अब सोच, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि ये जो डिस्क है ना, ये ऐसी बहुत सारी रिंग से मिलके बनी है। ऐसे सोचो, जो पहली रिंग थी वो बहुत छोटी, उसका रेडियस बिल्कुल किसके बराबर था, 0। तो वो रिंग 0 रेडियस की, उससे बिल्कुल थोड़ी सी बड़ी रेडियस की रिंग इसके ऊपर चढ़ा दी, उससे थोड़ी सी बड़ी रेडियस की रिंग इससे ऊपर चढ़ा दी, थोड़ी बड़ी और ऊपर, थोड़ी बड़ी और ऊपर। ऐसे अगर मैं रिंग्स को अरेंज करता जाऊं तो क्या डिस्क बन जाएगी क्या? नहीं आई बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये पहली रिंग बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ऐसा है कि जिसका रेडियस बिल्कुल क्या है, 0। ठीक है, उससे ऊपर एक और रिंग चढ़ा दो, उसके ऊपर एक और रिंग चढ़ा दो, इस तरह से रिंग 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 करते जाओगे तो क्या डिस्क बन जाएगी क्या? तो भाई जैसे रॉड को तोड़ने का तरीका था ना, रॉड में एलिमेंट कैसे लेते थे, क्या एक्स दूरी पे जाके डीएक्स का एलिमेंट लेते थे क्या? तो ऐसे ही यहाँ पे डिस्क में एलिमेंट लेने का तरीका क्या है, एक्स दूरी पे जाके डीएक्स मोटाई की क्या लेंगे, रिंग। एक्स दूरी पे जाके डीएक्स मोटाई की क्या लेंगे, रिंग। तो ऐसे मोटी मोटी रिंग एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ती जाएंगी तो क्या डिस्क बन जाएगी क्या? तो भाई एक्स पे जाके डीएक्स मोटाई की रिंग ले ली। अब मैंने जो ये छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया है, क्या मेरा एलिमेंट रिंग है क्या? ये जो मैंने एलिमेंट लिया है, क्या दिस एलिमेंट इज अ रिंग? क्या आपको रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आता है क्या? क्या आपको रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आता है? इस एक्सिस के अबाउट अभी अभी सिखाया है, कितना होता है, mr²। क्या मैं इसका मास निकाल सकता हूं? और इसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, x। रेडियस कितना है, x। तो आइए इसका मास निकालते हैं। तो मास कैसे निकालें, भाई वही तरीका। क्या पूरी डिस्क का मास m है क्या? तो अब भाई डिस्क कैसी बॉडी होती है, 2D। जैसे रॉड की लेंथ होती थी लीनियर मास डेंसिटी, क्या इसकी सरफेस मास डेंसिटी होगी? ये सब मैंने टर्म्स पढ़ाई हैं, लेकिन आपको कुछ याद नहीं है। याद है तो ध्यान से देखो, इस पूरी डिस्क का एरिया कितना बताओ, पूरी डिस्क का, पूरी डिस्क का एरिया कितना, πr²। अरे एग्री करते हो? क्या उसका मास m है क्या? तो यूनिट एरिया का मास बोलो क्या हो जाएगा, m/πr²। हमें कितने एरिया का मास चाहिए? ध्यान से देख, ये जो तुम्हें जो है शेडेड एरिया दिख रहा है, क्या मुझे शेडेड एरिया निकालना है क्या? कोई बच्चा मुझे शेडेड एरिया की वैल्यू बता सकता है क्या? शेडेड एरिया की वैल्यू कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या? शेडेड एरिया की वैल्यू है, अबे क्या बोल रहे हो यार, मेरे ऊपर से जा रहा है। अच्छा अच्छा, देखो देखो देखो, अभी अभी देखो, तुम्हें इसका एरिया निकालना बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में सेट करता हूँ, सबका आंसर एक एक स्वर में सही आएगा। चल ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये जो रिंग थी ना, इस रिंग को उठा के बाहर लिया और इस रिंग को बीच में से काट दे। इसको यहां से क्या कर दे, कट। कट करके इसको क्या कर दे, खोल दे। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, मैंने इसको यहां से क्या कर दिया, कट। कट करके खोल दिया। तो इसके सरकमफेरेंस की लेंथ कितनी है, इसका सरकमफेरेंस कितना है, क्या 2πx सरकमफेरेंस है? तो जब मैं इसको खोल दूंगा तो जो रॉड बनेगी उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πx। नहीं आया, पक्का? सरकमफेरेंस कितना है, 2πx। तो मैंने काट के इसको खोल दिया, मतलब ये लेंथ कितनी हो गई, 2πx। तो मैंने इसको काट के खोल दिया, तो काट के खोल दिया भाई, तो बोल ये लेंथ कितनी हो गई, 2πx। क्या बेटा सरकमफेरेंस ही तो होगा ना, ये सरकमफेरेंस था, तुमने खोल दिया इसको, 2πx। और बोल ये मोटाई कितनी है, dx। क्या एरिया निकाल सकता है क्या? बोल क्या हो जाएगा, 2πx dx। 2πx dx। फील आई? सबको समझ आया? चलो आ जाओ। πr² पूरा जो एरिया था, पूरी डिस्क का एरिया का मास कितना, m। यूनिट एरिया का मास कितना, m/πr²। मुझे कितने एरिया का मास चाहिए, 2πx dx। तो 2πx dx का मास क्या हो जाएगा, m/πr² इंटू 2πx dx। सबको समझ में तो आता है ना? तो ध्यान से देखो, ये पाई पाई कट गया। अच्छा, इसके मास को क्या मैं डीएम से जो है डिनोट कर दूं क्या? तो ये जो 2πx dx एरिया का मास था, इसको मैं क्या नाम दे दिया, डीएम। इसको क्या नाम दे दिया मैंने, डीएम। मतलब क्या ये डीएम की वैल्यू आई है क्या? तो बोल डीएम कितना आ गया बेटा, डीएम कितना आ गया, m/r², 2x dx। देख लो भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो।
क्या यहां तक समझ में आ रहा है क्या? अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने इस छोटी सी जो रिंग मैंने ली थी x दूरी पे जाके dx मोटाई की, मैंने उसका क्या निकाला है? मास। क्या निकालना आसान है? अगर समझ के करें तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं। पूरे एरिया का मास m, यूनिट एरिया का मास m अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो भाई इसका एरिया कितना? 2 पाई x dx। तो इसका मास कितना? इतना। और इसके मास को हमने किससे रिप्रेजेंट करा है? dm। तो इसके मास को मैंने dm सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलिए आइए। अब मैं कर क्या रहा हूं? मैं इस छोटी सी रिंग का क्या लिख रहा हूं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ऐसी जितनी भी रिंग्स हैं छोटी 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 छोटी, क्या उन सबका ऐड कर दूं क्या? क्योंकि मैं जानता हूं भाई ये छोटी छोटी रिंग सबको ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो क्या डिस्क बन जाएगी क्या? रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग। तो इन सभी रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करने पे क्या डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा? तो मैं इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा। और मुझे ऐसी जितनी भी रिंग्स थी सबको ऐड करना है। मतलब क्या मैं इंटीग्रेट कर दूंगा? नहीं आया? पक्का? चलो आ जाओ। तो भाई इस छोटी सी रिंग का, डीएम मास की रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या डीआई बोल दूं क्या? पक्की बात है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि मास क्या है? छोटा। चलो आ जाओ, डीआई। आप लोग बताना मुझे, डीआई फ्रेम में तो आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। चलिए डीआई। तो बोलो भाई डीआई किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? बोलिए इस रिंग का। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? रिंग का। क्या होता था फॉर्मूला? एम आर स्क्वायर। ये होता था भाई। तो इसका मास एम है या डीएम है? और इसका रेडियस आर है या एक्स है? तो क्या देखो मैंने सही लिखा है क्या? डीआई कितना हो गया? डीएम एक्स स्क्वायर। क्या ये आंसर आ गया या ये तो केवल रिंग का आया है? ऐसे क्या बहुत सारी रिंग्स हैं क्या? और जो पहली रिंग है उसके लिए क्या एक्स जीरो है क्या? और जो आखिरी रिंग है उसके लिए क्या एक्स आर है क्या? क्या मुझे इंटीग्रेट करना चाहिए? क्या मुझे लिमिट 0 से आर पुट करनी चाहिए? आइए चलिए। तो डीएम की वैल्यू पुट करते हैं। डीएम की वैल्यू कितनी है? 2m बाय आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स। और इनटू क्या है बोलिए? एक्स स्क्वायर। देखो सबको समझ में तो आ रहा है ना? और ये क्या है बोलिए? डी आई। क्या दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं? बोलो एक्स की लिमिट कहां से कहां? 0 से आर। और आई क्या हो जाएगा? 0 से आई। भाई आई तो 0 से आई हो जाएगा। जब एक्स 0 था तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? 0। और फाइनली क्या हो गया? आई। तो डी आई की तो लिमिट्स क्या देखोगे? तो भाई ये तुम्हारा आरएचएस में डी आई बन जाएगा आई। चलो अब इंटीग्रेट करते हैं। क्या कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकाल सकते हैं क्या? बोलो कौन कौन सी टर्म्स कांस्टेंट है? 2m बाय आर स्क्वायर। तो आई बराबर 2m बाय आर स्क्वायर। क्या बच गया देखना तो? क्या एक्स क्यूब डीएक्स बच गया क्या? क्या तुम्हें एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करना आता है? पक्का? क्या होता है बोलो? एक्स की पावर 4/4। क्या लिमिट्स पुट करनी आती है? आर की पावर 4/4 माइनस 0। समझ में आ रहा है? आर की पावर 4/4 लिख दूं? आर की पावर 4/4। देखना तो क्या आ गया फॉर्मूला? एम आर स्क्वायर बाय 2। क्या फॉर्मूला निकल के आ गया? एम आर स्क्वायर बाय 2। अच्छा एम मास की रिंग ली थी। जब मैंने एम मास की क्या ली थी? रिंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था? एम आर स्क्वायर। क्योंकि रिंग के केस में सारा का सारा मास क्या आर दूरी पे था क्या? क्या डिस्क के केस में सारा का सारा मास आर दूरी पे है क्या? क्या कम आना चाहिए था क्या? कम आ रहा है। अगर मैं सेम मास की डिस्क लूंगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है? एम आर स्क्वायर बाय 2। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? डिस्क का। किसके अबाउट? ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ये जो थी बेटा ये डिस्क है, मतलब इसको शेड कर रखा है यहाँ पे, ठीक है? ऐसे समझो ये आपकी डिस्क है। चलो कॉपी कर लो। अब देखो अगर कंसेप्चुअली हो तो मतलब बिलीव मी, ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई ये डेरिवेशन मैंने याद कर रखा है या मैं इसको रट के आया हूं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजें जानते हो, कंसेप्चुअली सॉल्व करोगे तो आप भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल। एक्स दूरी पे जाके डीएक्स मोटाई की रिंग ली, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, क्या कर दिया? इंटीग्रेट। ठीक है? और लेकिन अल्टीमेटली क्या रखना है याद? क्योंकि एग्जाम में ये प्रोसेस हम बार बार नहीं कर सकते। कॉपी कर लो सब जने अच्छे से। फॉर्मूले याद करते चलो। रिंग का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2।
वेरी गुड। चलें आगे चले, हटा दूं? सबका हो गया, हटा दूं ना? हाँ ये तो अभी है, ये वाला ना। चलिए, अब जैसे तुमने रिंग के केस में देखा था, चाहे मैं पूरी रिंग लूं, चाहे आधी रिंग लूं, चाहे चौथाई रिंग लूं, चाहे 2/5 रिंग लूं, क्या फॉर्मूला सेम रह रहा था क्या? ऐसा यहां पे भी होगा। मतलब अगर मान ले ये पूरी की पूरी एक डिस्क थी, ठीक है, ये पूरी की पूरी एक डिस्क थी, मैंने मान ले इसका इतना इतना पार्ट ले लिया, मैंने इस डिस्क का इतना इतना पार्ट ले लिया, मतलब बाकी पार्ट को अपन हटा देते हैं। मान ले मैंने इस डिस्क का इतना इतना पार्ट ले लिया, ठीक है बेटा। और अभी भी मैं तुमसे बोलूं एक्सिस यही है, यहां से पास कर रही है और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। क्या मैं इस एक्सिस की बात कर रहा हूं क्या? क्या मैं इस एक्सिस की बात कर रहा हूं क्या? भाई ओ से सेंटर से पास कर रही है और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा अभी मैं बोल देता हूं इसका मास, ये जो पार्ट है इसका मास कितना है, m। इसका मास कितना है, m। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, बोलिए, mr²/2। ये भी प्रूफ करा जा सकता है, करके बताऊं क्या? पक्का? सब पक्का? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी कितना आएगा, mr²/2। ये भी हम यहाँ पे x दूरी पे जाके dx मोटाई की एक छोटा सा क्या लेंगे, रिंग, मतलब एक एलिमेंट लेंगे, और उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, प्रूफ। तो आप याद रख लो, मतलब हमें समझ में आ रहा है सर, रिंग और डिस्क लगभग सेम सी चल रही है, बस फॉर्मूले में बाई 2 का अंतर है। अच्छा अगर मान ले मैंने अभी एक, जैसे मान ले 1/8 रिंग ली थी, अगर मैं 1/4 रिंग ले लेता, क्या फॉर्मूला सेम रहता क्या? क्या आधी रिंग ले लेता, फॉर्मूला सेम रहता क्या? 3/4 रिंग ले लेता, फॉर्मूला सेम रहता क्या? तुम कितना भी रिंग का पार्ट लो, फॉर्मूला जो है वो फिक्स है, कितना है, mr²/2। बस एक चीज दिमाग में सेट कर लो, m उस पार्ट का क्या होता है, मास। m इस पर्टिकुलर पार्ट का मास है। अब इसकी जो भी वैल्यू हो, mr²/2 इज द फॉर्मूला। अब ये मास जो भी हो सीधे पुट कर दो तुम, ठीक है। जैसे सपोज मैं एक बार श्योर हो जाता हूं तुम्हें समझ में आया है नहीं आया। मान ले एक पूरी डिस्क थी जिसका मास क्या था, m। एक डिस्क थी जिसका मास क्या था, m। उसमें से मैंने आधी डिस्क को अलग कर लिया, और मैं उस आधी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूं अबाउट द एक्सिस जो ओ से पास कर रही है और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। क्या सबको समझ में आ रहा है? भाई फॉर्मूला तो अभी भी mr²/2 ही है, लेकिन अब मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m/2, क्योंकि पूरी डिस्क का मास क्या था, m। तो आधी का क्या हो जाएगा, m/2। तो क्या बन जाएगा, mr²/4। आई थिंक बात सबको समझ में आ गई। चलिए तो भाई ये आपका कौन सा केस हो गया, बोलिए, डिस्क। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ठीक है। तो इसका आप कोई सा भी पार्ट लो, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। चलिए नेक्स्ट लिखिए, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर, हॉलो मतलब समझते हो ना, खोखला खोखला। जैसे आपकी टेनिस की बॉल होती है ना, टेनिस की बॉल के अंदर से खोखली होती है क्या? तो टेनिस की बॉल। अच्छा सॉलिड स्फीयर मतलब क्या, कॉक की बॉल हो गई क्या? अरे कॉक की बॉल या रबड़ की बॉल वो अंदर से पूरी सॉलिड होती है नहीं होती है? ठीक है, तो भाई हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या आई अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस। आई अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस। डायमेट्रिक एक्सिस का मतलब समझ में आता है? क्या डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करेगा क्या? अरे डायमीटर कहां से पास करेगा, सेंटर से। तो आई अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस मतलब ऐसे समझो, ये एक हॉलो स्फीयर है भाई, 3D है। ये कैसा फिगर है, 3D। मैंने बोर्ड में बनाया है, लेकिन क्या ये 3D फिगर है क्या एक्चुअल में? डेफिनेटली कैसा फिगर है, 3D। हॉलो स्फीयर एक प्लेन में बनाया नहीं जा सकता, तो ये मैंने बनाया है, लेकिन ये हमें फील करना है कैसा फिगर है, 3D। अब जो एक्सिस है क्या वो डायमेट्रिक एक्सिस, मतलब क्या इसके सेंटर से पास कर रही है क्या? मतलब ये एक्सिस, ये एक्सिस कैसे भी बना लो इसको। अगर आप एक्सिस ऐसे भी बना दोगे, क्या ये भी डायमेट्रिक एक्सिस है क्या? 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 ये सारी क्या है, डायमेट्रिक एक्सिस। तो इन एक्सिस के अबाउट, डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, आई जो होता है हॉलो स्फीयर का, वो होता है 2/3 mr²। 2/3 mr², ठीक है।
ज्योमेट्रिक एक्सिस हम जनरली प्लेन के परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो यहाँ पे प्लेन तो डिफाइंड ही नहीं है। ये क्या एक प्लेन में लाई कर सकती है क्या बॉडी? ये 3D बॉडी है। ज्योमेट्रिकल एक्सिस तब बोलते हैं जब एक्सिस सेंटर से पास करती है और आपकी बॉडी जिस प्लेन में लाई कर रही है प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो द थिंग इज दैट ये 3D बॉडी है, ये प्लेन में लाई नहीं कर सकती। निकालेंगे निकालेंगे वो थ्योरम्स की हेल्प से, रटना इतना ही है अभी। अब जैसे मान ले रिंग है, रिंग का मुझे अबाउट द डायमीटर निकालना है, ठीक है, तो ये हम थ्योरम्स की हेल्प से निकाल लेंगे। ठीक है, सबको याद नहीं करेंगे हम, हाँ ऐसे ही डिस्क के साथ भी कर लेंगे। ठीक है, तो लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर और लिख दो अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस, लिख दो 2/3 mr²। अच्छा, अब लॉजिकली सोचना, अब मैं सॉलिड स्फीयर बताने वाला हूँ। तो मान लेते हैं दोनों स्फीयर्स का मास सेम है, आप मान लो दोनों का आपको गिवन है मास क्या है, सेम। अरे भाई हॉलो भी कितना मास का था, m, सॉलिड भी कितना मास का था, m। अब तू लॉजिकली सोच, 3D बॉडी है, 3D बॉडी है, तो हॉलो के मुकाबले सॉलिड का कम होगा या ज्यादा होगा? क्या सबको फील आती है क्या? क्योंकि हॉलो में क्या सारा मास पेरीफेरी पे था क्या? क्या हॉलो में सारा मास कहाँ था, पेरीफेरी। लेकिन क्या सॉलिड में सारा मास पेरीफेरी पे है क्या? तो क्या सॉलिड का इससे कम होना चाहिए क्या? तो लिखो नेक्स्ट लिखो जो भी आपका है, सॉलिड स्फीयर, और लिखो आई अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस, आई अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस, आई अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस। तो भाई अब ये सॉलिड हो गया है, ठीक है, 3D बॉडी है, अगेन फिर बोल रहा हूं मैं 3D बॉडी है, सॉलिड हो गया है। और ये कितना हो जाएगा, 2/5 mr²। हाँ भाई 2/5 बड़ा है तो 2/3 बड़ा है, 2/3। भाई 2/3 क्या 0.67 आ जाएगा क्या? और 2/5 कितना आएगा, 0.4। तो हॉलो स्फीयर का तो 0.67 mr², और इसका कितना आया है, 0.4 mr²। तो होना भी चाहिए था भाई, पक्की बात है। हॉलो में सारा का सारा मास कहां पे था, पेरीफेरी पे, जबकि सॉलिड के अंदर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चलिए, तो हॉलो स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया। चलिए लिखिए नेक्स्ट, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। तो देखिए ध्यान से, ये एक हॉलो सिलेंडर है। ध्यान से देखो, ये जो एक्सिस है क्या है, सिलेंडर के सेंटर से पास कर रही है क्या, और इसकी लेंथ के क्या पैरेलल है क्या? एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ। तो आई अबाउट एन एक्सिस, आई अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, आई अबाउट एन एक्सिस passing through center and parallel to its length, I about an axis passing through its center and parallel to its length। एक्सिस भैया लेंथ के क्या है, पैरेलल। अच्छा, अब देखो यहाँ पे तो मैं बहुत जबरदस्त कंसेप्ट सिखाता हूँ। इसका मास m है, रेडियस क्या है, r। अच्छा ये बताओ, क्या ये हॉलो सिलेंडर है क्या? मतलब क्या है, खोखला है, अंदर से खोखला है। अब देख, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तू जानता था मास पे डिपेंड करता है, और क्या मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर तुमने मास के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज नहीं करा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब देख, इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ, ध्यान से फील करना। अभी ध्यान से देख बच्चे, अभी ये जो तेरा हॉलो सिलेंडर था, इसका क्या सारा का सारा मास पेरीफेरी पे है क्या? अरे भाई हॉलो है तो इसका सारा का सारा मास क्या पेरीफेरी पे है क्या? ग्लास है क्या किसी के पास? ग्लास तो क्यों होगा आपके पास। चलिए, तो भाई जो इसका सारा का सारा मास होगा क्या वो पेरीफेरी पे होगा क्या? अब तू सोच, मैंने करा क्या, ये हॉलो सिलेंडर सोच मेरे हाथों के बीच में है, और इसको मैंने लिया और लेके चपटा कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, चपटा। तो सोच अगर इसको मैं चपटा कर दूंगा तो क्या ये रिंग बन जाएगी क्या? देख, क्या कुछ ऐसी फोटो बनेगी क्या? अरे बोल भाई। देख, पहले पार्टिकल्स जो थे वो ऐसे थे, पहले पार्टिकल्स जो थे वो ऐसे थे, पहले पार्टिकल्स ऐसे थे। बोल, इन पार्टिकल्स का एक्सिस से डिस्टेंस कितना था बेटा, r। क्या ये सारे पार्टिकल्स एक्सिस से r दूरी पे थे क्या? अरे बोलो भाई, r r। अब मैंने इसको पकड़ के चपटा करा। अब ये नहीं कि तुम्हें जीवन में जो चीज दिखे उसको पकड़ के क्या कर दिया, चपटा। ऐसे हर चीज को नहीं कर सकते, बिकॉज
हाँ अभी अभी लेते हैं। ऐसे हर चीज को नहीं कर सकते, क्या सेम रहना चाहिए, मास का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान से देख, जब मैंने इसको चपटा करा तो ये पार्टिकल्स जो दूर दूर थे, क्या ये बहुत ज्यादा पास पास हो गए होंगे क्या? लेकिन अभी भी क्या इनका एक्सिस से डिस्टेंस सेम रहा क्या? तो अगर इनका एक्सिस से डिस्टेंस सेम रहा तो भाई पहले भी ये जो पार्टिकल्स थे वो आर दूरी पे थे, अभी भी आर दूरी पे हैं, तो इनका एक्सिस से क्योंकि डिस्टेंस क्या रह रहा है, सेम, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहा या चेंज हो गया? सेम रहा। अगर डिस्टेंस चेंज हो जाता तो फिर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं रहता। नहीं आई बात समझ में? क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो चपटा वाला कंसेप्ट है, चपटा कंसेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन देयर इज नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट दैट एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा पहले था अभी भी वैसा का वैसा है। पहले भी इस तरह से ये हॉलो सिलेंडर था, तो हर एक पार्टिकल एक्सिस से आर आर दूरी पे था, हर एक पार्टिकल आर आर दूरी पे था। अभी अगर मैंने पकड़ के चपटा कर दिया तो ये पार्टिकल्स बहुत पास पास हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में हर एक पार्टिकल कितनी दूरी पे है, आर आर। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहा। तो इसको चपटा करने पे क्या एक मोटी रिंग बन गई क्या? जैसे ही मैं इस हॉलो सिलेंडर को चपटा करूंगा क्या एक मोटी रिंग बन जाएगी क्या? और क्या तुम्हें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है? बोलिए, एम आर स्क्वायर। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? बोलिए, एम आर स्क्वायर। तो भाई ये एक मोटी रिंग बन गई, और इस मोटी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। उसको और चपटा कर दे तो भाई मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या रहना है, सेम। भाई तो इसको और चपटा कर दे। ये जो पार्टिकल अभी जैसे तू मान रहा है कि ये पार्टिकल जैसे यहाँ पे हैं, तो इसको और तो थिन कर दे। उससे क्या मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा क्या? नहीं, मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो चेंज नहीं होगा। क्या समझ में आया? और जिसको ऐसे दिक्कत आती है, देखो बिल्कुल बेसिक तरीका, जिसको बिल्कुल सेट ही नहीं हो रहा दिमाग में, देखो ध्यान से देखना। तो ये हॉलो सिलेंडर देखना, क्या ये बहुत सारी रिंग से मिलके बना है क्या? देखो ध्यान से, ये मैंने एक रिंग ली आर रेडियस की, उसके नीचे एक और रिंग रख दी आर रेडियस की, उसके नीचे एक और। देखो इस तरह की बात बोल रहा हूं मैं। ये मैंने एक रिंग आर रेडियस की ली, उसके नीचे एक और रिंग रख दी, उसके नीचे एक और रिंग रख दी, उसके नीचे एक और रिंग, उसके नीचे एक और रिंग। अब अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिलेंडर का, तो क्या इन सभी रिंग्स का ऐड कर दूं क्या? क्या इन सभी रिंग्स का एम आर स्क्वायर होगा क्या? क्या सभी का मास ऐड करने पे टोटल मास ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा क्या? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम आर स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द सिलेंडर। नहीं आया? पक्का? आपको मैंने बहुत सारे तरीके से समझा दिया। चपटा कंसेप्ट, चपटा कंसेप्ट इज दैट कि भाई ऑन डूइंग इट चपटा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स सेम, मास का डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स सेम, देयरफॉर आई विल रिमेन सेम। तो जो रिंग का आई होगा वही इसका आई हो जाएगा। ठीक है, तो बना लो कॉपी में। hollow cylinder about an axis passing through center and parallel to its length। चलिए नेक्स्ट लिखिए, सॉलिड सिलेंडर। हॉलो है बेटा, क्लोज कैसे होगा? हाँ ऊपर से भी कैसे क्लोज होगा? हॉलो है, हॉलो है। खोखला, वो ढक्कन दे रहा था ना कोई। हम्म, ये जो है ना ऐसा हॉलो, यहाँ से पीछे से भी जो ये चीज है ना, इसको सोच यहाँ से गायब कर दे। ठीक है, यहाँ से इसको गायब कर दे, तो ये जो बनेगा हॉलो सिलेंडर। हॉलो का मतलब क्या होता है? जो पूरा क्या होता है? खोखला, मतलब तो अंदर हाथ बिल्कुल जो है आर पार हो जाएगा। है उस कुछ भी नहीं बोलेंगे उसको, वो कोई ज्योमेट्रिकल फिगर ही नहीं है। ठीक है, अरे स्फेयर अलग चीज है भाई, स्फेयर अलग चीज है। स्फेयर जो होता है वो एक बॉल है, बॉल अंदर से क्या है? खोखली। और सिलेंडर अलग चीज है भाई। ये सिलेंडर है, जैसे हॉलो सिलेंडर। लो यार, हॉलो सिलेंडर तुम क्या बात करते हो? लो, ये लो, ये जो है ये क्या है? हॉलो सिलेंडर। देख, दिख रहा है क्या? तू मुझे देख, दिखेगा क्या? तो ये क्या है? हॉलो सिलेंडर। सॉलिड होगा तो इसके अंदर माल भर देंगे अपन। ठीक है, अभी अंदर से ये खोखला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? चलिए, तो लिखे, लिखें सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी बुद्धि चलती है, मान ले ये बस कुछ भी नहीं करा मैंने, ये मैंने सॉलिड सिलेंडर कर दिया, ये मैंने सॉलिड कर दिया, तुम बताओ सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? क्या एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा? क्या चपटा करने पे डिस्क बनेगी? क्या मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा?
तो भाई हम बोल सकते हैं सॉलिड सिलेंडर इज बेसिकली मोटी डिस्क, सॉलिड सिलेंडर इज मोटी डिस्क। तो लिख लो सॉलिड सिलेंडर, आई अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ। रफ्तार में कर लो, बहुत सिंपल है। आई अबाउट एन एक्सिस, आई अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ। तो लिख दो एम आर स्क्वायर बाय 2। क्या अभी तक जो करा अपन ने सारे फॉर्मूले याद हो गए हैं आप लोगों को? पक्का? हॉलो स्फेयर का क्या था? 2/3 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फेयर का क्या था? एक्सिस भी पता होनी चाहिए। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड करता है नहीं करता? तो हॉलो का 2/3 तो याद है, लेकिन यही पता नहीं है कि किस एक्सिस के अबाउट, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। किस एक्सिस के अबाउट है? डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट। ठीक है, चलिए भाई लिखे नेक्स्ट। रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट। अरे भाई ये जिसकी भी कैप थी दे दो। रेक्टेंगुलर प्लेट, हाँ भाई। तो एक रेक्टेंगुलर प्लेट की बात करते हैं। इसकी लेंथ मान लेते हैं a है और इसकी विड्थ मान लेते हैं कितनी है? b। तो इसकी लेंथ a और विड्थ b। इसमें अलग अलग एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। सोचो पहले हम इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में इंटरेस्टेड हैं। तो इट्स अ रेक्टेंगुलर प्लेट हुज लेंथ इज a एंड हुज विड्थ इज b। अब इसके अबाउट निकालना है हमें। अब लॉजिकली सोच, मैं जानता हूं कि भाई अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा क्या? तो अगेन अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाई जाए तो चपटे कंसेप्ट से कर सकते हैं। अच्छा देख ध्यान से, अगर मैं पकड़ के इसको, मैं इसको पकड़ के यहां से कंप्रेस करूं, यहां से अगर मैं इसको पुश करूं, कंप्रेस करूं, मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। देख यहाँ पे जो पार्टिकल होगा, अभी देख ध्यान से, यहाँ जो पार्टिकल होगा अभी, क्या ये ए दूरी पे है क्या? जब मैं इसको पिचकाऊंगा तो क्या इसकी दूरी कम होती जाएगी क्या? नहीं आ रहा। अच्छा अभी सोच, अगर मैं इसको ऐसे चपटा करूं, कैसे चपटा करूं? ऐसे। इसको विड्थ के अलोंग अगर मैं क्या कर दूं? चपटा। तो अगर मैं विड्थ के अलोंग चपटा करूंगा तो क्या ये सारे पार्टिकल्स पास पास हो जाएंगे क्या? भाई ये जो पार्टिकल्स तुम्हारे ऐसे फैले हुए थे, क्या ये पास पास हो जाएंगे क्या? लेकिन अभी भी एक्सिस से क्या ये ए दूरी पे होंगे क्या? मतलब ऐसे चपटा करने पे क्या मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है क्या? और ऐसे चपटा करने पे क्या ये रॉड बन गई क्या? और रॉड कितनी लेंथ की बन गई? रॉड कितनी लेंथ की बन गई? ए। तो ए रॉड की लेंथ क्या एक्सिस एंड से पास कर रही है क्या? क्या लेंथ के परपेंडिकुलर है क्या? क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ma²/3। नहीं आया? पक्का? तो देखो आओ, तो इसको यहाँ पे हमने बाय चपटा कंसेप्ट इसको बोलते हैं। मतलब चपटा कंसेप्ट तो ऐसे ही जो है मैंने बोल दिया, बाकी इसकी टेक्निकल टर्म होती है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ मास। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ मास। ठीक है, तो ये हमने इसको चपटा कर दिया। तो हमें समझना है कि सर चपटा करना है तो ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी पड़े उस डायरेक्शन में आप चपटा कर दो, गड़बड़ हो जाएगी। मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या नहीं होना चाहिए? चेंज। तो जब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे चपटा करा तो देखो ये जो पार्टिकल्स दूर दूर थे, आप बिल्कुल पूरा फील करो, ये जो पार्टिकल्स दूर दूर थे बस ये क्या हो गए होंगे? बहुत पास पास। लेकिन अभी भी इनका एक्सिस से जो दूरी थी क्या वो सेम रही क्या? और अब मुझे दिख रहा है हाँ सर ये तो मजा आ गया, ए लेंथ की रॉड बन गई और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बोलिए? ma²/3। क्या बात समझ में आई क्या? चलो अब इसको I1 बोल देते हैं। अब तुम बुद्धि लगा के मुझे बताना। I2, बुद्धि लगा के बताओ, बुद्धि लगा के बताओ क्या हो जाएगा? mb²/3। क्या हो जाएगा? mb²/3। नहीं आया? पक्का? इस बार ध्यान से देख, ये एक्सिस है तो ध्यान से देख, अगर ये एक्सिस है तो ये जो पार्टिकल्स हैं बच्चे, ये एक्सिस से कितनी दूरी पे हैं बता? ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक्सिस से कितनी दूरी पे हैं? b। तो अगर ये b दूरी पे हैं तो अगर मैं इसको पकड़ के ऐसा चपटा कर दूं तो ये क्या पार्टिकल्स पास पास हो जाएंगे क्या? लेकिन एक्सिस से अभी भी डिस्टेंस कितना रहेगा? b। मतलब इसको चपटा करने पे क्या है? b लेंथ की रॉड बन जाएगी क्या? और b लेंथ की रॉड जिसके एक्सिस एंड से पास कर रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? mb²/3। मतलब ऐसी बन जाएगी फोटो। देखो ध्यान से, ये फोटो बन जाएगी।
क्या इसका तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है? क्या होता है? mv²/3। अरे नहीं आया तुम्हें? पक्का? तो लिख दो I2 mv²/3। अभी ट्रिक भी सिखा दूंगा, जिसका दिमाग नहीं चल रहा है, जिसको पता नहीं चल रहा है, अभी तुम्हें रटने का तरीका ही बता दूंगा, लेकिन समझ के करो। चलो, तो ma²/3 आ गया, mv²/3 आ गया। अब और देखो ध्यान से, ये मान ले मैं एक्सिस ले लेता हूं, ये क्या इसके सेंटर से पास कर रही है क्या? और इसके अबाउट क्या बोल रहा हूं मैं? I3। अब बुद्धि लगा के खुद सोच, बहुत आसान है। एम एम भाई एम एम फलाना का स्क्वायर बाय 12 है। अब वो फलाना का स्क्वायर क्या है? a² है या b² है? क्या सबको समझ में आता है? क्या a² होगा? भाई पक्की बात है। अभी अगर देखो, मैं अलग डायग्राम में लेता हूँ वरना तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। भाई सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। ये तुम्हारी रेक्टेंगुलर प्लेट है और क्या बेटा ये एक्सिस है क्या? अब तो खुद सोच, अगर तू इसको ऐसे पिचकाएगा, अगर तू इसको ऐसे पिचकाएगा तो क्या मास एक्सिस के पास आ रहा है क्या? मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? चेंज। अगर मैं इसको ऐसे पिचका रहा हूं तो क्या मास एक्सिस के पास आ रहा है क्या? पास आ रहा है, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? चेंज। अच्छा अभी सोच, अगर मैं इसको ऐसे पिचकाऊंगा तो पार्टिकल्स आपस में पास पास आ रहे हैं, लेकिन एक्सिस से दूरी क्या रहेगी? सेम। पक्का? तो भाई इसको ऐसे पिचका दे, ऐसे पिचकाने पे ये क्या बन जाएगी? एक रॉड। क्या लेंथ की रॉड बन जाएगी? बोल भाई। ए। तो क्या हो जाएगा? ma²/12। a/2 नहीं, ए लेंथ की क्या बन जाएगी? रॉड। अरे ये कितने लेंथ की रॉड बन जाएगी? ए लेंथ की रॉड। एक्सिस कहां से पास कर रही है? सेंटर। ठीक है। और भाई मतलब देख, आइंस्टीन बैठा है क्लास में। फिर से करके बता दे बच्चों को। ये देखो भाई, उसने रेक्टेंगुलर प्लेट ली और ये देखो उसने चपटा कर दिया। ठीक है। ये तो वही हो गया, मतलब गाना गा ले तू तो, बाजीगर मैं बाजीगर, मैं हूं बड़ा जादूगर। चलिए भाई, तो क्या बन जाएगा? ma²/12। क्या सबको समझ में आया क्या? अच्छा अभी कहां चला गया? है? चलिए, तो ma²/12। अच्छा चलो, ये बता दो, ये बता दो क्या हो जाएगा? mv²/12। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I4 कितना हो जाएगा? mv²/12। अरे सबको समझ में तो आ रहा है ना? तो भाई mv²/12। चलो, अब मैं एक ही डायग्राम में तुम्हें चारों बना के बता देता हूं और तुम्हें तरीका बता देता हूं कैसे रटना है। भाई सबको ये तो समझ में आ रहा होगा सर, सेंटर से निकलेगी तो बाय 12 आना है और एंड से निकलेगी तो बाय 3 आना है। जो डाउट है वो बस इस बात का है कि a² लगाएं या b²। तो वो तुम्हारी समस्या मैं दूर कर देता हूं अभी। तो भाई ये रेक्टेंगुलर प्लेट, ये ए और ये बी। अब बिल्कुल फंडा क्लियर है कि सर अगर सेंटर से एक्सेस करेगी पास तो क्या आना है? बाय 12। सिंपल सा फंडा, एक्सेस जिसके परपेंडिकुलर हो उसका स्क्वायर, जिसके एक्सेस क्या हो? परपेंडिकुलर, उसका स्क्वायर। ध्यान से देखना, इस एक्सेस को देख, किसके परपेंडिकुलर? अरे यार किसके परपेंडिकुलर? तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ma²/12। मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मान ले इसको मैं I1 बोल रहा हूं, क्या हो जाएगा बेटा? ma²/12। अच्छा ध्यान से देख, इस एक्सिस के अबाउट क्या सेंटर से पास कर रही है? किसके परपेंडिकुलर? बी के। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? mb²/12। तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना? अच्छा ध्यान से देख, अब एंड से पास कराते हैं, एंड से पास कराते हैं। ध्यान से देखना, ये जो मैं एक्सेस बना रहा हूं किसके परपेंडिकुलर? ए के या बी के? किसके परपेंडिकुलर है? ए के। किसके परपेंडिकुलर है? ए के। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ma²/3। एंड से पास कर रहा है तो 3। अच्छा इस एक्सिस के अबाउट किसके परपेंडिकुलर है? बी के। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? mb²/3। अरे अभी तो सेट हो गया होगा भाई। सेंटर से पास करे तो बाय 12, एंड से पास करे तो बाय 3, जिसके परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर। ए के परपेंडिकुलर तो ए का स्क्वायर, बी के परपेंडिकुलर तो बी का स्क्वायर। क्या सबको बात समझ में आई? अच्छा इतना मैं उम्मीद करता हूं आपकी बुद्धि चलती होगी। अगर मैं तुमसे, जैसे मैंने ऊपर एक्सिस बनाई उसकी जगह अगर मैं नीचे बना देता और अब तुमसे फॉर्मूला पूछ लेता, क्या रहता?
क्या अभी भी फॉर्मूला एम बी स्क्वायर बाय 3 रहता क्या? एंड से पास कर रही है और किसके परपेंडिकुलर है? बी के। जैसे मैंने यहाँ पे बनाई एक्सेस, अगर यहाँ बना देता क्या होता फॉर्मूला? इस एक्सेस के अबाउट बताओ क्या होता फॉर्मूला? एम ए स्क्वायर बाय 3, क्योंकि एंड से पास कर रही है और ए के क्या है? परपेंडिकुलर। तो एक डायग्राम में चारों बना लो। पहले डायग्राम बनाओ, चारों खुद लिखो, फिर बोर्ड को देखो और देखो तुमने तुम्हारा सही हुआ है क्या। बोर्ड को देख जरूर लेना, कहीं गलत लिख के बैठ जाओ और फिर राणा सांगा बनो कि यार देखो भाई सब आ गया हमें। तो रेक्टेंगुलर प्लेट की बात कर ली अपन ने। एक्सिस एंड से पास करे, सेंटर से पास करे, हम जानते हैं भाई बाय 3 बाय 12, जिसके परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर। अब अगर तुम्हें रेक्टेंगुलर प्लेट आ गया, तो अभी थोड़ी देर में अपन स्क्वायर प्लेट कर रहे हैं। स्क्वायर प्लेट इज सिंपलर वर्जन ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। अगर तुम्हें रेक्टेंगुलर प्लेट ही समझ में आ जाएगा तो स्क्वायर प्लेट तुम्हें और आसान लगेगा। आ गया? समझ में आ गया भाई? देखो अभी जो मेन टेंशन थी दिमाग में वो ये थी कि सर ए का स्क्वायर करें या बी का। क्या स्क्वायर में तो ये भी ए है और ये भी ए है क्या? मतलब सेंटर से पास करेगी तो बाय 12 और एंड से पास करेगी तो बाय 3। नहीं आया? तो लिखो स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट मान लेते हैं, स्क्वायर प्लेट की साइड ए है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, देखो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाय 12। भाई सेंटर से पास कर दिया तो बाय 12, जिसके परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर। तो ये भी ए है, ये भी क्या होगा? ए। तो इसके अबाउट मतलब अगर मैं इसको I1 बोल रहा हूं तो I1 कितना बेटा? एम ए स्क्वायर बाय 12। I2 बोलो, I2 भी कितना? एम ए स्क्वायर बाय 12। अच्छा, अभी ध्यान से देखना, इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? एम ए स्क्वायर बाय 3। सबको समझ में तो आ रहा है ना? और इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? एम ए स्क्वायर बाय 3। तो स्क्वायर तो बहुत सिंपल है, किसी को अगर रेक्टेंगल ही आता है तो स्क्वायर तो बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए आई थिंक लगभग सब कवर करा दिया मैंने। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो स्क्वायर प्लेट हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलो एक और लिख लो, हॉलो कोन। हॉलो कोन। एनुलर डिस्क अपन जब थ्योरम पढ़ेंगे तब करेंगे। हॉलो कोन भाई, ये जो कोन है ये हॉलो है। हॉलो समझते हो ना? सॉफ्टी खरीदी तुमने और सॉफ्टी में अभी तुमने क्रीम नहीं डाली, सॉफ्टी के अंदर आइसक्रीम अभी नहीं डाली, तो वो जो कोन होगा वो क्या हो जाएगा? हॉलो कोन। तो इसका होता है बेटा एम आर स्क्वायर बाई 2। इसका होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। एम आर स्क्वायर बाई 2। फिर लिख दो ट्राइंगुलर प्लेट। अब देखो ये सारे एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ट्राइंगुलर प्लेट, हॉलो कोन, ये सारे हम एडिशनल कर रहे हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस में डेफिनेटली इनका क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो हाँ बेटा। हाँ? वाह भाई वाह, ये है चैम्प। मतलब ये बता, जो कौन होता है, कौन कभी
ज्योमेट्री में कभी कोन नाम की चीज सुनी है तूने? ये रेडियस होता है, ये कोन की क्या होती है? हाइट। देख वो बैठा है आइंस्टीन, मेरा काम आसान करने के लिए भाई बैठा है, जो बोलते हैं वो हाथों हाथ बना के दे देता है। इसको बोलेंगे यार एक इंसान चाहिए लो सर। अरे समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? तो क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। अरे यार रेडियस तो यही होगा ना यार, कोन में रेडियस तो यही होता है, और क्या होता है भाई? और कौन सा रेडियस लेगा यार? ठीक है, मजे ले रहा है। तो कोन कितना हो गया? एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, देखो एज सच ये कभी आज तक नीट में पूछे नहीं गए जो अब अपन कर रहे हैं, लेकिन अगर पूछे मतलब अगर जो है बाई चांस पूछ ले, तो अगर हमें पता होगा तो जो है डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। ठीक है, तो लिखो ट्राइंगुलर प्लेट है बेटा। अभी जो अपन कर रहे हैं ना तो कौन से कभी क्वेश्चन पूछा, ना ट्राइंगुलर प्लेट से पूछा। ठीक है, तो ट्राइंगुलर प्लेट, तो लिखो आई ऑफ ट्राइंगुलर प्लेट अबाउट इट्स बेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगुलर प्लेट अबाउट इट्स बेस। एम एच स्क्वायर बाय 6, एम एच स्क्वायर बाय 6, व्हाट इज एच? हाइट ऑफ द ट्राइंगुलर प्लेट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगुलर प्लेट अबाउट इट्स बेस, एम एच स्क्वायर बाय 6। भैया एच क्या होगा? एच क्या होगा? हाइट। ठीक है, कहीं फिर तू बोले सर एच तो हाइपोटेन्यूज पढ़ा था मैंने तो। ट्राइंग है बेटा? नहीं नहीं, मैंने कहा बनाया इक्विलेटरल, ये इक्विलेटरल कहाँ लग रहा? कोई जरूरी नहीं है इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, कोई सी भी ट्राइंगुलर प्लेट हो, एम एच स्क्वायर बाय 6, एच इज द हाइट ऑफ दैट ट्राइंगल। और ये फॉर्मूला किसके अबाउट निकाला है? अबाउट इट्स बेस, बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलिए सॉलिड कोन भी लिख लो, सॉलिड कोन भी क्यों छोड़ना, हॉलो कोन करा है तो सॉलिड भी कर लो। हैं? इतना मतलब बस फॉर्मूला ही है? नहीं नहीं नहीं, ये भी ज्यादा ही है, ये काम नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं बस इसलिए करा रहा हूँ, जब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बताऊंगा, देखो हम इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो लिख लो सॉलिड कौन, सॉलिड कौन, हॉलो कौन करा था ना अपन ने अभी, सॉलिड कौन का लिख दो 3/10 एम आर स्क्वायर, 3/10 एम आर स्क्वायर। देख लो बोर्ड पे, 3/10 एम आर स्क्वायर, सॉलिड कौन, हॉलो कौन, ट्राइंगुलर प्लेट। अच्छा अब देखो ध्यान से, चलो नहीं वो बाद में लेंगे अपन। ठीक है, यहां तक क्या सारी बातें क्लियर हो गई क्या? सोच लो आराम से, सारी बातें पक्का क्लियर है? चलिए अब आगे मूव करते हैं, अब आगे मूव करते हैं। अब भाई देखो जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे जो हमें याद करने थे मेजरली, वो हमने लिख लिए। अब हम जो बाकी निकालेंगे वो थ्योरम्स की हेल्प से निकालेंगे। अब दो थ्योरम पढ़ने वाले हैं अपन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जो बचे हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं वो उसकी हेल्प से आ जाएंगे। तो आगे चलने से पहले एक बार हम श्योर हो जाते हैं कि भाई हमें कुछ आता भी है या नहीं आता। चलिए तो आइए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग बताते जाइएगा। रॉड से स्टार्ट करते हैं, अपन ने रॉड से ही स्टार्ट किया था। तो रॉड एम एल स्क्वायर बाय along the rod 0, थीटा एंगल एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा, एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कड़ा पड़ा है क्या किसी के पास? हाँ? क्या बोल रहे हैं नालायक? हाँ? चलो बोलो भाई इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। सोचो इस कड़े के बीच में भी जो है माल होता, ठीक है, डिस्क होती, मतलब ये तो डिस्क होती तो क्या हो जाता? एम आर स्क्वायर बाय 2। क्या होता? एम आर स्क्वायर बाय 2। हॉलो स्फीयर अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस 2/,
3 mr². सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस 2/5 mr². क्या रेक्टेंगुलर प्लेट का कंसेप्ट पता है क्या? सेंटर से तो बाय 12, एंड से तो बाय 3. क्या जिसके परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर, ए के परपेंडिकुलर तो a², बी के परपेंडिकुलर तो b². क्या स्क्वायर प्लेट इज द सिंपलर वर्जन ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट? क्योंकि डाउट रहता है ए का स्क्वायर या बी का स्क्वायर. क्या उसमें वो टेंशन है ही नहीं क्या? सेंटर से तो बाय 12, एंड से तो बाय 3. हॉलो कौन? mr²/2. सेम फॉर्मूला आ जाएगा mr²/2, हाफ mr², सॉलिड कौन? 3/10 mr². इसमें तो गजब है सर. इसमें आप जो है हमें चैलेंज नहीं कर सकते. रटने में तो मतलब बिल्कुल तोते की तरह रटते हैं हम. 3/10 mr². ट्रायंगुलर प्लेट अबाउट इट्स बेस mh²/6. हाँ भैया याद कर रहे हो ना? नेक्स्ट क्लास में पूछ लो ना. अब तो मतलब लिखा भी है ना, आज तो समझा भी है और लिखा भी है. ठीक है, धन्यवाद. चलिए तो आइए आगे मूव करते हैं. लिखिए, अब हम थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स. हेडिंग लिखें, 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स. सबसे पहले पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स. सबसे पहले पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. टू इंपॉर्टेंट थ्योरम्स. लिखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के आगे ब्रैकेट में लिख दो वैलिड ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज ऑब्लिक 2D बॉडीज. वैलिड ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज ऑब्लिक 2D बॉडीज. अब ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, तुम भविष्य में गलती यही करोगे. ये थ्योरम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ किन बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है? प्लेनर बॉडीज. प्लेनर का जो है, प्लेनर का मतलब समझते हो क्या? जो बॉडी प्लेन में लाए कर सके. जैसे मान लो मैं अगर तुमसे बोलूं स्फीयर, क्या स्फीयर प्लेनर बॉडी है क्या? डिस्क क्या प्लेनर बॉडी है क्या? क्या रिंग प्लेनर बॉडी है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस थ्योरम इज स्पेसिफिकली ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर प्लेनर बॉडीज. अब होगा क्या, आगे जब हम मूव कर जाएंगे तो आप ये सब छोटी छोटी बातें भूलने लग जाओगे और आप 3D बॉडी के लिए 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा रहे होगे. और मतलब ये लगाते ही आपका आंसर डेफिनेटली क्या आना है? गलत. और डेफिनेटली एक ऑप्शन ऐसा सेट जरूर करेंगे कि आप देखते ही आहा मजा आ गया सर, आप सीधे टिक लगाओगे. क्या बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को बिल्कुल स्टार मार्क करके लिख लो कि भैया प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड है. बिल्कुल प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड है. ठीक है, लिखें स्टेटमेंट क्या है, लिख लेते हैं पहले. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लिख लेते हैं पहले. इफ अ बॉडी लाइज इन XY plane, if a body lies in XY plane and its moment of inertia about two mutually perpendicular axes. If a body lies in XY plane and its moment of inertia about two mutually perpendicular axes lying in the plane of the body, and its moment of inertia about two mutually perpendicular axes lying in the plane of the body is Ix and Iy, is Ix and Iy, then its moment of inertia, then its moment of inertia about an axis, then its moment of inertia about an axis passing through the intersection point, then its moment of inertia about an axis, about an axis passing through the intersection point and perpendicular to the plane, and perpendicular to the plane
and perpendicular to the plane is given by ix plus iy, is given by ix plus iy। अब ये जो रामायण लिखाई है इसका मतलब क्या है, आओ समझ लो। हैं, समझा दिया था क्या मैंने? बहुत ही बढ़िया, और समझ लो एक बार यार। भाई सबसे पहले स्पेसिफिकली, क्या ये प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड है क्या? तो भाई कोई भी हम प्लेनर बॉडी ले लेते हैं, कोई भी हम, क्या हो गया, कोई भी हम क्या ले लेते हैं, प्लेनर बॉडी। तो भाई मैंने कैसी भी प्लेनर बॉडी ले ली, मान ले ये मैंने कुछ भी प्लेनर बॉडी ले ली, कुछ भी ले लिया मैंने, ये बॉडी क्या बोर्ड के प्लेन में लाई कर रही है क्या? तो मैं बोर्ड के प्लेन का लेट सपोज नाम क्या दे रहा हूं, एक्स वाई प्लेन। अब ये थ्योरम ये बोलता है कि भाई इस एक्स वाई प्लेन में कोई भी दो एक्सिस ले लो जो आपस में म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे और ऐसे ही लो, क्या ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है या नहीं है? डेफिनेटली इसके लिए भी आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि दोनों एक्सिस आई एक्स और आई वाई हो, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो। कोई भी दो एक्सिस होनी चाहिए जो काय में लाई करनी चाहिए, प्लेन में, और जो आपस में जो है म्यूचुअली क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अगर मान ले ये मैंने एक एक्सिस ली, क्या एक मैंने एक्सिस ले ली क्या है, और ये मैंने मान ले दूसरी एक्सिस ली, क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्या? डेफिनेटली म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर। मान ले इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बोल रहा हूं कितना है, आई एक्स। तुम जरूरी नहीं आई एक्स बोलो, इसको आई वन भी बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो, आई टू, कुछ भी नाम दे सकते हो तुम। तो इसको मैंने बोल दिया आई एक्स, और इसको मैंने क्या बोल दिया, आई वाई। भाई आई एक्स आई वाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को क्या बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये मैंने आई एक्स बोल दिया, ये आई वाई। तो बेटा इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो एक्सिस पास करेगी और प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर। मतलब इस एक्सिस की बात कर रहा हूं क्या, मैं इस एक्सिस की बात कर रहा हूं क्या, क्या इनका ये इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या, और क्या ये एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है क्या? इस एक्सिस के अबाउट अगर मान ले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूं कितना, आई जेड, क्या इस एक्सिस को मैं जेड एक्सिस बोल सकता हूं क्या? अरे अगर ये एक्स वाई प्लेन तो ये क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि आई जेड किसके बराबर होगा बच्चे, आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड किसके बराबर होगा, आई एक्स प्लस आई वाई। क्या सबको थ्योरम समझ में आया क्या? किन बॉडीज के लिए वैलिड है, प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड है। अब तुम्हारी बॉडी किसी एक प्लेन में लाई कर रही है, कोई भी प्लेन है, उस प्लेन में क्या दो एक्सिस लेनी है क्या, क्या वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए क्या? तो भाई मैंने दो एक्सिस ले ली, ये दोनों म्यूचुअली क्या थी, परपेंडिकुलर। अब जहां पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहीं पे भी इंटरसेक्ट करें, क्या जरूरी है एक्सिस सेंटर पे इंटरसेक्ट करें? क्या अभी देखो मैंने सेंटर पे इंटरसेक्ट कराया है क्या? नहीं, कहीं पे भी सेंटर पे इंटरसेक्ट करें तो भी वैलिड है, नहीं करें तो भी वैलिड है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर सेंटर पे कर रही होती तो भी दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल, नहीं कर रही तो भी दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल। मुझे तो मतलब इससे है कि भैया देख, प्लेनर बॉडी होनी चाहिए, उस प्लेनर बॉडी में दो एक्सेस होनी चाहिए जो म्यूचुअली आपस में क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। अब उनकी मर्जी पड़े वो वहां इंटरसेक्ट करें, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां से जो एक्सिस पास कर रही होगी और प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या उन दोनों का सम होगा क्या? नहीं आया? पक्का? सोच लो, शाबाश। हाँ करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी के बाहर इंटरसेक्ट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई उनका क्वेश्चन क्या था कि सर ये जो दोनों एक्सिस थी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर ये बॉडी के बाहर इंटरसेक्ट करें तो क्या थ्योरम वैलिड है क्या? यस, 100% दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल। अपन लिख भी लेते हैं, लिखो, लिख लो। क्या लिखें? कैन द एक्सिस इंटरसेक्ट outside the body, can the axis intersect outside the body, या can the point of intersection lies outside the body? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या बॉडी के बाहर भी लाए कर सकता है क्या? यस, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। अगर बाहर लाए कर रहा है तो भी दैट थ्योरम इज डेफिनेटली एप्लीकेबल। तो कैन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज आउटसाइड द बॉडी? यस। नेक्स्ट लिख लो इसी में, इज इट नेसेसरी, is it necessary that the axis intersect at the center?
इज इट नेसेसरी दैट द एक्सिस इंटरसेक्ट एट द सेंटर? बोलो भाई, नॉट नेसेसरी। अच्छा, सेंटर पे इंटरसेक्ट करेगी तो वैलिड है या वैलिड ही नहीं है? वैलिड है, वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा बोलना कि भाई साहब सेंटर पे इंटरसेक्ट करेगी तो ही वैलिड है, तो क्या हो जाएगा? गलत। कहीं पे इंटरसेक्ट करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो, थ्योरम दिमाग में सेट कर लो। हो गया क्या सेट? तो प्लेनर बॉडी, उस प्लेनर बॉडी में दो एक्सिस प्लेन में लाए कर रही है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो एक्सिस पास करेगी और प्लेन के क्या होगी? परपेंडिकुलर। उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उन दोनों का क्या होगा? सम। अब ध्यान से देखना, सपोज अगर बॉडी किस प्लेन में होती बेटा? बोल, वाई जेड। अब सोच, प्लेन में कौन कौन सी एक्सिस होती? अगर वाई जेड प्लेन होता तो प्लेन में कौन कौन सी एक्सिस होती? वाई और जेड। और प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी होती? तो देख, अगर मैं ऐसे लिखूं तो सही है क्या? आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड। चल रहा है क्या दिमाग? अच्छा, मान ले अगर मैं ले लेता एक्स जेड प्लेन, बोल क्या लिखता? आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड। डेफिनेटली आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड, क्योंकि इस बार प्लेन में कौन सी एक्सेस होती है? एक्स और जेड। और जहां पे इंटरसेक्ट करती, वहां से जो एक्सेस पास कर रही होती प्लेन के परपेंडिकुलर, वो कौन सी एक्सेस होती? वाई। तो आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करके बताओ। सिंपल सा एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, करके बताओ। अ लेमिना लाइज इन अ लेमिना लाइज इन एक्स जेड प्लेन। लेमिना मतलब कुछ नहीं होता, एक प्लेट। ठीक है, लेमिना मतलब कुछ नहीं होता, सिंपली प्लेट। ऐसा समझो, एक प्लेट है, वो एक्स जेड प्लेन में लाए कर रही है। अ लेमिना लाइज इन एक्स जेड प्लेन इफ आई एक्स बराबर 30 kg मीटर स्क्वायर एंड आई वाई बराबर 100 kg मीटर स्क्वायर। फाइंड आई जेड। क्या सबको समझ में आ गया क्या? फाइंड आई जेड। फाइंड आई जेड। आई एक्स है 30, आई वाई है 100, आई जेड निकालना है। अच्छा, बॉडी का प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी किस प्लेन में लाया कर रही है बच्चे? एक्स जेड। तो एक्स जेड प्लेन में लाया कर रही है, मतलब आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड। तो आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड। आई वाई कितना? 100। आई एक्स कितना? 30। तो आई जेड कितना आ जाएगा? 70। क्या सबको समझ में आया क्या? तो आई जेड आपका निकल के आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत है क्या मुझे? आई जेड क्या आ जाएगा? 70 kg मीटर स्क्वायर। चलो, अब देखो, इससे बाकी सारी चीजें निकालते हैं हम। अब इससे हम और जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं वो जल्दी से निकाल लेते हैं। आइए, तो अब ध्यान से देखिए भाई, रिंग पे आ जाते हैं। तो अब लिखो रिंग, लिखो फर्स्ट रिंग, रिंग, और रिंग में लिखो अबाउट इट्स डायामीटर। आई अबाउट इट्स डायामीटर। अभी आपने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट निकाला था या ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट निकाला? ज्योमेट्रिकल एक्सिस। देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, अभी तुमने क्या इस रिंग का आई इस एक्सिस के अबाउट निकाला है क्या? अरे ये तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है भाई, सेंटर से पास कर रही है और प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। अब क्या मैं इस एक्सिस के अबाउट चाह रहा हूं क्या? अब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट चाह रहा हूं? इस पर्टिकुलर एक्सिस। चलो आओ, तो भाई आई ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, आओ अभी फील कर लेते हैं। तो भाई ये एक रिंग, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट क्या चाहिए बच्चे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है क्या? तो बेटा अगर इस एक्सिस के अबाउट में देखूं मास का डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या आधी रिंग इस साइड है क्या? और क्या आधी रिंग इस साइड है क्या? अच्छा ठीक है, मुझे इस एक्सिस के अबाउट क्या चाहिए था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या ये डायमीटर है क्या? अच्छा ध्यान से देख, क्या ये भी डायमीटर है क्या? अच्छा मुझे लॉजिकली सोच के बता, इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का सेम आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए? क्योंकि दोनों ही क्या है? डायमीटर। क्या दोनों के अबाउट रिंग का मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है क्या? अरे भाई, अगर ये डायमीटर लेगा तो भी आधी रिंग और आधी रिंग, अगर ये डायमीटर लेगा तो भी आधी रिंग और आधी रिंग।
क्या दोनों एक्सेस के अबाउट बिल्कुल आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? भाई दोनों ही एक्सेस के अबाउट आधी रिंग है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? और वैसे भी एक ही एक्सेस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? सेम। भाई आप डायमीटर की जब बात कर रहे हो तो ये भी डायमीटर है और ये भी क्या है? डायमीटर। तो समझना क्या है कि सर देखो ये और ये दोनों एक्सेस बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। इन एक्सेस के अबाउट रिंग का मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सेम है। आप अगर ऐसे ले लो तो देखो ये एक्सेस हो गई। अगर इसी चीज को मैं घुमा दूं, कोई इसको ऐसे घुमा के देखे, तो क्या ये एक्सेस ऐसे हो जाएगी क्या? मतलब दोनों एक्सेस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, अलग अलग है? सेम। मैं देख तो अभी ध्यान से देख, ये वर्टिकल डायमीटर था, ये आपको एक्सेस वर्टिकल दिख रही थी। मैं कह रहा हूं ले इसको घुमा के देख ले, क्या हॉरिजॉन्टल दिख रही है क्या? तो बेटा अगर मान ले इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स और इसके अबाउट कितना? आई वाई, तो मुझे पहले तो बता क्या आई एक्स बराबर आई वाई लिख सकता हूं क्या? सबको फील आती है क्या? वाई वाई क्या दोनों एक्सेस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है क्या? और आई किस पर डिपेंड करता है? मास के डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा अब ध्यान से देखो भाई, ठीक है सर आई एक्स आई वाई। अच्छा क्या ये दोनों एक्सेस आपकी रिंग की प्लेन में लाए कर रही हैं क्या? क्या ये रिंग की प्लेन में लाए कर रही हैं क्या? तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो एक्सेस पास करेगी और प्लेन के क्या होगी? परपेंडिकुलर। क्या उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का सम होगा क्या? तो देखना तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या सेंटर पे आ रहा है क्या? क्या कहीं पे भी आए एप्लीकेबल है? अच्छा तो भाई सेंटर पे आ रहा है और प्लेन के क्या है बच्चे? परपेंडिकुलर। क्या प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इसको मैं जेड एक्सेस बोल दूं क्या? क्या तुम आई जेड की वैल्यू जानते हो क्या? कितनी जानते हो? एम आर स्क्वायर। भाई आई जेड की वैल्यू कितनी जानते हो? एम आर। सबको आई जेड समझ में तो आ रहा है ना? अरे आई जेड तो वही ज्योमेट्रिकल एक्सिस तो हो गई। तो ध्यान से देख, मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की हेल्प से क्या लिख सकता हूं? बोल आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। नहीं आया। आई जेड की वैल्यू बोल कितनी? आई जेड की वैल्यू बोल कितनी? क्या आई जेड एम आर स्क्वायर में डाउट है क्या तुम्हें? अरे भाई जेड एक्सिस क्या प्लेन के परपेंडिकुलर है? क्या सेंटर से पास कर रही है? तो भाई क्या डाउट है फिर? क्या हो जाएगा बोलिए? एम आर स्क्वायर। अच्छा आई एक्स प्लस आई वाई, क्या आई एक्स बराबर आई वाई है? इसको टू आई एक्स लिख सकता हूं क्या? तो आई एक्स कितना आ गया बोलो भाई? एम आर स्क्वायर बाय 2। क्या रिंग का डायमीटर के अबाउट आ गया क्या? डायमीटर के अबाउट रिंग का क्या ज्योमेट्रिकल जो होता है उसका आधा होता है क्या? अगर ज्योमेट्रिकल के अबाउट एम आर स्क्वायर तो डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2। ज्योमेट्रिकल के अबाउट एम आर स्क्वायर तो डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2। ईमानदारी से क्या रोटेशनल मोशन तो में टफ लग रहा है क्या? क्या बहुत आसान लग रहा है? अगर रेगुलरली पढ़ते रहोगे और जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ याद करते चलोगे चीजों को, जो फॉर्मुलाज हैं वो याद करते चलोगे, तो बिल्कुल मक्खन की तरह निकलेगा। सपोज टू बी अ टफ चैप्टर, बट बिलीव मी आप एट द एंड कह दोगे सर इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, सबसे आसान चैप्टर बन जाएगा। कंडीशन अप्लाइड। आपको सिस्टमेटिकली रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। अब आप कोई भी एक क्लास मिस कर दोगे या जो मैंने पढ़ाया उसको बिना रिवाइज करे अगली क्लास में आके बैठ जाओगे, तो बस वहीं से ही आपका जो है रिवर्स गियर चालू हो जाएगा। ठीक है, तो चीजों को बिल्कुल समझ के जो मैं पढ़ाता हूं ना, आपको मुश्किल से अगर कोई बच्चा क्लास में जो है ईमानदारी से पढ़ रहा है ना, तो आपको घर पे जाके मुश्किल से 45 मिनट, मतलब एक एवरेज बच्चे को बोल रहा हूं मैं, 45 मिनट में मेरे हिसाब से आप कॉपी रिवाइज कर सकते हो। वरना एक घंटा पकड़ लो आप, एक घंटे में आप पूरी कॉपी रिवाइज कर सकते हो। अरे हो जाती होगी, नहीं होती क्या? हो जाती है ना? 15 मिनट में हो जाती है? क्या बात है। चलिए भाई, तो ये निकल के आ गया। चलो अब बिल्कुल इसकी तर्क पे तुम लोग मुझे डिस्क का डायमीटर के अबाउट निकाल के बताओ। सब जने निकाल के बताओ। निकाल लिया क्या? क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाय 4। तो देख भाई, रिंग को काट के क्या कर देते हैं? डिस्क। तो डिस्क मतलब सर यहाँ पे बीच में भी माल है, तो ये डिस्क हो गई। आई जेड की वैल्यू बोल डिस्क के लिए कितनी होगी? आई जेड की वैल्यू बोल डिस्क के लिए कितनी होगी? एम आर स्क्वायर बाय 2। तो बोल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम आर स्क्वायर बाय 4। व्हाट इज द ट्रिक? सर जो ज्योमेट्रिकल के अबाउट होता है डायमेट्रिक के अबाउट उसका क्या होता है? आधा। रिंग का ज्योमेट्रिकल के अबाउट एम आर स्क्वायर तो डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2। डिस्क का डायमीटर ज्योमेट्रिकल के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2 तो डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 4।
क्योंकि डिस्क में भी सेम होगा भाई, आई एक्स और आई वाई दोनों के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, आधी डिस्क आधी डिस्क, तो आई एक्स और आई वाई बराबर होंगे। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेंटर है, तो वहां से जो एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी वो ज्योमेट्रिकल एक्सिस हो जाएगी। ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मैं जानता हूं एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की हेल्प से सीधे निकल के आ गया एम आर स्क्वायर बाय 4। सबको याद भी होता चल रहा है पक्का? अच्छा अब यार एक एन्युलर डिस्क रह गई थी, एन्युलर डिस्क को भी चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूं। एन्युलर डिस्क क्या होती है, आप लोगों ने सीडी देखी होगी ना, तो भाई देखो इस तरह की डिस्क, ये मेदू वड़ा देखा है क्या? मेदू वड़ा, मेदू वड़ा खाया है कभी आप लोगों ने? नहीं खाया? भाई अच्छा डोनट खाया है? डोनट क्या डोनट जैसा दिख रहा है क्या? डोनट खाया सर? क्या मेदू वड़ा करते रहते हो? ए? क्या बना दिया तूने अब? अच्छा तूने अब एनुलाइटिस बना दी उसने। सबको समझ में आ रहा है क्या? मतलब कुछ भी नहीं है यार भाई, जैसे ऐसे समझो, ये आउटर रेडियस इसका क्या है बच्चे? R2, और इनर रेडियस क्या है? R1। तो हमने बेसिकली क्या, एक R2 रेडियस की डिस्क में से एक R1 रेडियस की डिस्क को रिमूव कर दिया क्या? एक तरह से क्या R2 रेडियस की डिस्क में से क्या हमने R1 रेडियस की डिस्क को रिमूव कर दिया क्या? नहीं आया समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं? एन्युलर डिस्क। इसका इनर रेडियस कितना है बोलिए? R1, और आउटर रेडियस कितना है? R2। अब इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट आप लिख भी लीजिए, एन्युलर डिस्क बनाइए, फिर लिखिए आई अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस, आई अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो बेटा ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही बिल्कुल सेम सेम पैटर्न रहेगा भाई। क्या नॉर्मली डिस्क का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बाई 2 होता था क्या? इसका फॉर्मूला भी वही रहेगा एम आर स्क्वायर बाई 2, बस आर स्क्वायर जब आप लिखोगे तो इनर रेडियस का स्क्वायर प्लस आउटर रेडियस का स्क्वायर, इनर रेडियस का स्क्वायर प्लस आउटर, मतलब m बाई 2 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये किस एक्सिस के अबाउट है बेटा? ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल मतलब सेंटर से पास कर रही है और प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। तो m बाई 2 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अच्छा, और इसको डिराइव करना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। ऐसा करो आप सब जने ये लिखने के बाद अपनी कॉपी में जहां हमने डिस्क को डिराइव किया उस पे जाओ, डिस्क का डेरिवेशन किया था हमने उस पे जाओ, आप डिस्क के डेरिवेशन पे जाओ। अब ध्यान से देखो, जब तुमने डिस्क का डेरिवेशन किया था तो तुमने लिमिट्स को ध्यान से देखो। तुमने एक रिंग ली थी, याद करो, क्या तुमने एक रिंग ली थी क्या? क्या एक्स पे जाके डीएक्स मोटाई की रिंग ली थी क्या? यहां पे भी वही काम करूंगा मैं, एक्स पे जाके डीएक्स मोटाई की क्या ले लूंगा? एक रिंग। अब ऐसी अगर बहुत सारी रिंग्स पहनाता जाऊं तो क्या डिस्क बन जाएगी क्या? अब सोच, तू इस रिंग का तूने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था और फिर तूने क्या करा था? इंटीग्रेट। अब सोच यहाँ पे पहली रिंग कहां पे है? x इज इक्वल्स टू 0 पे या R1 पे? और आखिरी रिंग कहां पे है? मतलब जो तूने डेरिवेशन किया है उस डेरिवेशन में बस लिमिट्स तू R1 से R2, क्या आंसर आ जाएगा क्या? नहीं आया? सबको समझ में तो आया? आप करके देख लो, आपका ये एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। एक छोटी सी चीज और चेंज होगी, वहां पे तुमने क्या बोला था? m मास या पाई आर स्क्वायर एरिया का मास कितना था बेटा? m। यहाँ पे क्या पाई आर स्क्वायर एरिया का मास m है या पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर का मास m है? चला गया ऊपर से? समझ में आ गया भाई? वहां पे पाई आर स्क्वायर एरिया का मास क्या था? m। यहाँ पे ध्यान से देख, क्या पाई आर स्क्वायर एरिया का मास m है क्या? अरे बीच में तो खाली है भाई, एरिया तो यहाँ पे है ना, यहीं पे तो मास होगा, खाली जगह पे क्या मास होगा? तो ये जो एरिया है ये कितना एरिया है? शेडेड एरिया कितना है? शेडेड एरिया कितना है? पाए R2 स्क्वायर माइनस पाए R1 स्क्वायर। तो बस डेरिवेशन में चेंज क्या होगा, तुम लोग घर पे करके देखना अगर तुम्हारा मन करे तो। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, ऐसा मन कभी करा है सर जीवन में? तो पाए R2 स्क्वायर माइनस पाए R1 स्क्वायर का मास कितना होगा? m। यूनिट एरिया का इतना, तो हमने जो x डिस्टेंस पे जाके स्ट्रिप लिया उस एरिया का मास इतना।
हम जो है सेम कंसेप्ट लगाएंगे, बस लिमिट्स जब पुट करेंगे तो कहां से कहां पुट कर देंगे, R1 से R2। जब आप करोगे तो आपको दिख जाएगा जो एक्सप्रेशन आएगा, क्या आएगा, m/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। याद करने का तरीका, क्या फॉर्मूला mr²/2 था डिस्क का, यहाँ पे कितने रेडियस होते हैं, 2, तो बस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, भाई सेम फॉर्मूला है mr²/2, बस 2 रेडियस होते हैं तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ये किसके अबाउट है, ज्योमेट्रिकल है डायमीटर, किसके अबाउट है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट है, ज्योमेट्रिकल। अच्छा ज्योमेट्रिकल के अबाउट आ गया तो क्या डायमीटर के अबाउट भी आ जाएगा क्या, भाई तुम्हें भी दिख रहा होगा, ये और ये क्या दोनों के अबाउट सेम होगा क्या, तो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, तो आई जेड बराबर 2ix, तो आई एक्स क्या आ जाएगा, आई जेड बाई 2, मतलब क्या ज्योमेट्रिकल का आधा हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा, तो लिख लो एन्युलर डिस्क ज्योमेट्रिकल के अबाउट, बोर्ड पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, और फिर लिख लो अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस, अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस m/4 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस m/4 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो डायमीटर के अबाउट होगा बेटा m/4 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट इज द लॉजिक सर, ज्योमेट्रिकल के अबाउट जो होता है तो डायमेट्रिक के अबाउट ज्योमेट्रिकल का क्या होता है, आधा। ठीक है, ये हमने कहां से लॉजिक सीखा है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब आ जाओ और देखो ध्यान से, जल्दी जल्दी। अब देखो भाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की और छोटी छोटे से एग्जांपल्स और देख लो। ये ए और ये बी। अच्छा बोल बेटा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे अब तो याद हो गया होगा यार, कितना हो जाएगा, mb²/12। सबको समझ में तो आता है ना, सेंटर से तो बाय 12, जिसके परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर। चल इसके अबाउट बोल, ma²/12। कुछ चमक रहा है क्या, क्या दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन में लाई कर रही हैं क्या, क्या दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं क्या, तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां से जो एक्सिस पास करेगी और प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर, क्या उसके अबाउट इन दोनों का सम होगा क्या, तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, ma²/12 प्लस mb²/12। नहीं आया, पक्का, ma²/12 प्लस mb²/12, ये ऐसी बात है, ये ऐसी बात है। देखो है, ये अपनी रेक्टेंगुलर प्लेट है क्या, मान लेते हैं ये क्या है, ए और ये क्या है, बी, ये है ए और ये क्या है, बी। तो क्या इस एक्सिस के अबाउट ma²/12 होगा, क्या इसके अबाउट mb²/12 होगा, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जहां से एक्सिस पास कर रही है और प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ma²/12 प्लस mb²/12। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अच्छा अभी यही काम क्या मैं एंड से भी करा सकता था क्या, देखो तो इसका आंसर तो कितना आ गया भाई, इसका आंसर आ गया ma²/12 प्लस mb²/12। अब ध्यान से देखना, आप लोग खुद ही बता दोगे, क्या इस एक्सिस के अबाउट तुम्हें पता है क्या, बोलो भाई, m इस एक्सिस के अबाउट ma²/3। अच्छा इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, mb²/3। नहीं आया, क्या दोनों एक्सिस प्लेन में लाई कर रही हैं क्या, क्या दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं क्या, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यहां से जो एक्सिस पास करेगी और प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्या इसके अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या, बोलो क्या हो जाएगा, ma²/3 प्लस mb²/3। ठीक है भाई, कॉपी कर लो। तो ये सारे जो हैं इनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्या मैं ये ma²/3 प्लस mb²/3 रिजल्ट याद रखूंगा क्या, नहीं भाई, मैं जानता हूं मुझे ma²/3 mb²/3 याद है, अब मैं जानता हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की हेल्प से डायरेक्टली इसको मैं लिख दूंगा। अच्छा सेम काम क्या स्क्वायर प्लेट में कर सकते हो क्या, सब जने करो अपनी कॉपी में खटाखट। हाँ भाई कर सकते हो स्क्वायर प्लेट में, भाई ये देखो कर ही देते हैं ना अपन, 1 मिनट लगेगी।
तो ये स्क्वायर प्लेट, ठीक है। बोलो भाई इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आई क्या होता था, ma²/12। भूल गए क्या, गजनी हो क्या भाई? क्या ये ए है क्या, क्या ये भी ए है क्या? सेंटर से पास करेगा तो क्या /12 आएगा क्या? और जिसके परपेंडिकुलर क्या उसका स्क्वायर होगा क्या? तो बोलो भैया क्या लिख दूं, ma²/12। चलो बोलो भाई इस एक्सिस के अबाउट, ma²/12। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है क्या? और क्या ये एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है क्या? क्या इसके अबाउट ma²/6 हो जाएगा? ma²/12 प्लस ma²/12, 2ma²/12 दैट इज ma²/6। तो इसके अबाउट हो जाएगा ma²/12 प्लस ma²/12 इज इक्वल्स टू ma²/6। सेम काम क्या एंड से भी कर सकते हैं क्या, 2ma²/3। तो भाई यहां से मैं सीधे लिख दूंगा बच्चों, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, I बराबर 2ma²/3। सबको समझ में तो आ रहा है? मतलब समझना क्या है हमें कि ये हमारी अगर स्क्वायर प्लेट होती, इसको थोड़ी देर के लिए तुम स्क्वायर प्लेट ही मान लो, तो क्या ये वाली एक्सिस सेंटर से पास कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है क्या? अगर स्क्वायर प्लेट होती तो ये एक्सिस सेंटर से पास कर रही है और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। क्या इसके अबाउट ma²/6 आया है क्या? ma²/12, ma²/12, और इसके अबाउट क्या आ रहा है, ma²/6। अब देखो यहां से एक और बहुत अच्छी चीज तुम फील कर सकते हो, अगर तुम्हारी बुद्धि चलती है तो। देखो अगर मान ले नहीं चलती है, बादाम बादाम खा बेटा चल जाएगी, ठीक है, या धोखा खा ले फिर भी चल जाएगी। तो शोर नहीं, शोर नहीं भाई, दोनों से आ जाती है बुद्धि। मतलब अगर आप बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये अफोर्ड कर लीजिए। चलिए अभी ध्यान से देखो, ये मैंने एक क्यूब ले लिया, मैंने क्या ले लिया है, क्यूब, और क्यूब की साइड कितनी है, ए। अब तू प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचना, ये एक्सेस जो है ये इस क्यूब के, ये जो क्यूब है, ठीक है, ये मान ले थोड़ी देर के लिए क्या है, क्यूब। तो इसका जो टॉप फेज है उसके सेंटर से पास कर रही है और इस तरह से पूरी कहां जा रही है, नीचे। तो इस एक्सेस के अबाउट प्रैक्टिकली सोच के देख मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। चपटा कंसेप्ट, चपटा कंसेप्ट का यूज कर ले, क्या हो जाएगा लॉजिकली सोच, क्या ma²/6 हो जाएगा क्या? भाई अभी अभी तुम्हें मैंने पढ़ाया, क्या स्क्वायर प्लेट के अबाउट ma²/6 होता है क्या? स्क्वायर प्लेट में जो एक्सिस सेंटर से पास करती है और प्लेन के क्या होती है, परपेंडिकुलर, iz बराबर ix प्लस iy। क्या ma²/6 होता है क्या? तो क्यूब क्या है, ऐसी स्क्वायर प्लेट रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ तो क्या क्यूब बन जाएगा क्या? तो बोल क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/6 आ जाएगा क्या? अरे सबका ऐड करता जाएगा तो ma²/6 प्लस ma²/6 प्लस ma²/6 प्लस ma²/6, सभी का मास ऐड होने पे, सभी का मास ऐड होके क्या बन जाएगा, टोटल मास। तो टोटल मास इंटू a²/6। नहीं आया? तो भाई चपटा कंसेप्ट से हमने क्यूब का भी निकाल लिया कि भाई अगर क्यूब में इस एक्सिस की मैं बात करूं, अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं सर, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ma²/6। गॉट द कंसेप्ट? चलिए तो ये आपके कुछ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की हेल्प से हमने निकाले, उसके बाद फिर चपटा कंसेप्ट, तो ये हमने करा। अब नेक्स्ट क्लास में हमें क्या स्टार्ट करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अब बचे हुए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, थोड़े बहुत बच रहे हैं, आपकी जो टेबल है मॉड्यूल की, थोड़े बहुत बच रहे हैं, वो आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बाद कंप्लीट हो जाएगी। फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। टेस्ट आ गया क्या, दोनों का आ गया, दोनों मोड में, ठीक है। क्यों टेंशन हो गई क्या? ऐसा तो नहीं सर, ऑनलाइन में स्कोर अच्छा आ जाता है हमारा, ऑनलाइन में बल्ला है हमारा। चलिए ओके बच्चों, बाय बाय, राधे राधे।